नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार सिंह नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज 13 नवंबर है और 14 नवंबर को दीपों का उत्सव दिवाली है। जो दिवाली मनाने के लिए उसके अलग अलग कहानियां हैं और इसे हम दीपों का उत्सव कहते हैं। सच्चाई पे अच्छाई की विजय, असत्य पे सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और उसी के रूप में हम खुशी मनाते हैं। कहा जाता है कि रामायण में जब श्री रामचंद्र रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो यहाँ पे अयोध्या में दिवाली मनाई गई, घी के दिए जलाए गए, लोग घर घर जाके मिठाइयाँ और बहुत सारे कहानियाँ हैं। इस दिवाली के पूर्व संध्या पे आज छोटी दिवाली भी लोग मनाते हैं और छोटी दिवाली के दिन पहले धनतेरस, उसकी बहुत सारी कहानियाँ, हम उस पर नहीं जाते हैं। मेन मुद्दों पे आज हम आप सबसे चर्चा करेंगे। पहला चर्चा हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल दिवाली पे सेना के साथ दिवाली मनाते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं जाते हैं और सेना का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसका मुख्य कारण है कि सेना 30.5 त्योहार भूल करके 24/7 इंटू 365 डेज हम लोगों की रक्षा के लिए लगी रहती है, रक्षा में लगी रहती है। उसके उत्साहवर्धन में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। जो लोग हम लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाते हैं वो हमारे देश के वीर जवानों के साथ मनाते हैं। और उन्होंने जनता से अपील की है ट्वीट करके। ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि दिस दिवाली लेट अस ऑल्सो लाइट a diya as a salute to soldiers who fearlessly protect our nation. Words cannot do justice to the sense of gratitude we have for our soldiers, for their exemplary courage. We are also grateful to the families of those on the border. उन्होंने सिंपल से एक आम भाषा में हम कहें कि हमें अपने उनके शब्दों में साथियों, हमें अपने जवान सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमा पर डटे रहते हैं और भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनकी याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें एक दिया घर में भारत माता के वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं लेकिन पूरा देश आपके साथ है। आप एक दीप घर में निकाल करके ये कहें कि आप उन वीर जवानों को सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो कहने का एक पूरा सेंस था कि मैं उन परिवारों के त्याग को नमन भी करता हूँ जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर हैं। हर एक व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेवारी की वजह से अपने घर पे नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं उनके हृदय से आभार प्रकट हूँ। ये हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर व्यक्ति के साथ खड़े होने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे अयोध्या पे भी, क्योंकि अयोध्या के सरजू के तट के किनारे या सरजू के तट पे 24 घाट है
जिसपे 6 लाख दिए रोशन किए जाएंगे। अगले 3 दिनों तक ये चलेगा दीपोत्सव, जिसमें 6 लाख दिए से ये रोशन होगा। इसे राम की पैड़ी भी कहते हैं। और आज करीब करीब राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास के बाद पहली बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ये पहली बार रामलीला के मंदिर कैंपस में 11,000 दीपों से जगमगाएगा। सरजू के घाट पे करीब 6 लाख के आसपास दियों से रोशन होगा। और इस दीपोत्सव में शामिल होंगे हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहाँ पहुँचेंगे, लोगों का हौसला अफजाई करेंगे और इस पे बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद। कल प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का JNU में स्थापित की गई, उनका लोकार्पण किया उन्होंने डिजिटली, और बटन दबा करके उन्होंने लोकार्पण किया और उस पर काफी हो हंगामा हुआ। और JNU का बाद हम बात करेंगे आर्थिक मुद्दों पे। हम आपसे बात करेंगे आर्थिक मुद्दे में जो अभी RBI ने 2 शब्द अभी उन्होंने नवंबर में जो एक बुलेटिन जारी किया था, इसमें 2 शब्द उन्होंने बोला था, एक टेक्निकल रिसेशन और दूसरा शब्द है नाउ कास्टिंग। हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मैं जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो एक अहम मुद्दा ये भी है कि ये दीपावली के पूर्व संध्या पे पाकिस्तान भी बॉर्डर पे खूब पटाखे बजा रहा है। और पाकिस्तान का ये दुस्साहस से हम कहेंगे कि वो हर बार मुंह पे खाने के बावजूद भी वो हमारे सीज फायर उल्लंघन चाहे हमसे उलझने से बाज नहीं आता है। उसके पीछे की क्या स्टोरी है वो 2 राष्ट्राध्यक्ष ही बच पाएंगे, लेकिन हम एक चीज समझना चाहेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है। और पूरे जब से घटना हुई है, सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, जो कुछ BSF के भी थे और कुछ 6 शायद पब्लिक भी उसमें काफी हताहत हुए हैं, उनकी जाने गई है, मैंने टोटल मिला करके। तो इन सारे मुद्दों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। और स्वामी जी विवेकानंद की प्रतिमा क्यों नहीं JNU में लगाई जाएगी, नहीं लगानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी एक तो युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। पता नहीं हमारे जो कुछ आयातित विचारधारा के लोग हैं, जो माओ से लेनिन इन लोगों को अपना ये मानते हैं, उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति पे विश्वास नहीं है। आयातित विचारधारा ही उनके सारे सब कुछ है। वो लोग अभी तक देश में रहे हैं और देश में रहते हुए देश को कमजोर करने का, जहां तक मैं समझता हूं, देश को सांस्कृतिक आर्थिक हर तरह से कमजोर करने का ही प्रयास किया है। गरीब गुरुओं की बात करते हैं, लेकिन गरीब कैसे उठेगा उसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, जितने वामपंथी राज है वहां पे गरीबों का कितना उत्थान हुआ है, उद्धार हुआ है। आज गरीबों का वेस्ट बंगाल ही एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ 25 साल तक लगातार वामपंथियों का शासन रहा है, शासन किए हैं, राज किए हैं। लेकिन वहां पे देखिए, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के गला घोटने में सबसे पहले रहते हैं वो लोग।
क्योंकि वो उनका अपना विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ होता है, दूसरे की नहीं सुननी है। और जितने भी सरोकार की बात है वही लोग करते हैं, और इस ढंग से वो बात को रखते हैं कि हमारे काफी पेशेंसली इस बात को वो लोग रखते हैं। और हर संस्था में उनकी अपनी एक पैठ है, जो भी इंटेलेक्चुअल है लगभग वो उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुकी थी 2014 से पहले। इंटेलेक्चुअल के मतलब कि वही लोग हैं, वो लोग जिसको सेटिस्फाई कर देंगे वही इंटेलेक्चुअल होगा। ये लगभग भारत ही नहीं पूरे विश्व में स्थिति है। हर जगह वाम और दक्षिण दो हैं। वाम में हमेशा शुरू से ही हावी रहा है, और दक्षिण पंथ वाम कहने को लिबरल है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है दक्षिण पंथ जितना लिबरल है उतना लिबरल वामपंथी भी नहीं है, क्योंकि वो आवाज को दबाना जानते हैं। जबकि दक्षिण पंथ जो है वो आवाज को दबाने, सबको सम्मानित करके चलता है। और भारत का जो संस्कृति चाहे जो भी है वो यही कहता है कि सब धर्म संभाव की यह बात होती है, सबके साथ सबके विकास, सबके सहयोग की बात होती है। और यहाँ पे विवेकानंद जी का प्रतिमा अगर युवाओं का प्रेरणा स्रोत, जो कि युवाओं के एक आदर्श रह चुके हैं, उनकी प्रतिमा के लगाने पे इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये नहीं होनी चाहिए, ये इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। और किसको बैक कर रहे, वहां पे ये भी चल रहा था कि गो मोदी को, किसको आप मोदी को कहाँ से बैक करना चाह रहे हैं? मोदी तो हर जगह पे है भारत में। अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो हर जगह पे, हर कोने में, तो आप किसको बैक करना चाह रहे हैं? दूसरा चीज ये भी है कि संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। हम वहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग तो सबसे ज्यादा वहाँ के जो पढ़ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। सिगरेट, दारू, आईफोन, सारा चीज यूज कर रहे हैं। और आप हॉस्टल का चार्ज क्या पे कर रहे हैं? आप उसके चार्ज पे करने के लिए गरीब हैं, लेकिन संसाधन का उपयोग। दूसरा चीज, आप जो बहुत सारे सरकार के जो ऐड है उस पर आप खर्च हो रहा है, उसका क्या कभी नहीं हिसाब दिया, चाहे सोशल हो चाहे जो भी है। हम तो सरकार से मांग करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सरकार आप एजुकेशनल ऑडिट के साथ फिनेंशियल ऑडिट भी वहां पे कराए। वहां पे एक ऐसे महापुरुष के बारे की जो कि 1993 में विश्व धर्म महासभा में हमारे भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का वेदांत, अमेरिका, यूरोप की हर एक देश में अपने वक्तव्य के पहुंचाया था। और उस महापुरुष की प्रतिमा पर इतनी विवाद, ये शोभनीय नहीं है। अब हम आएंगे, प्रधानमंत्री की अपील जो है बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री उन्होंने वीर जवानों के लिए जो अपील की है, हम उसका सम्मान और स्वागत करते हैं। और हम भी देशवासियों से आग्रह करेंगे, जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल और या फेसबुक चैनल पे हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस मन करते हुए देश के बॉर्डर पे, चाहे घर से बाहर होकर देश की सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके सम्मान में एक दीप जरूर निकालें। और प्रधानमंत्री इस बार राजस्थान के बॉर्डर पे जा रहे हैं, जो भारत के सुरक्षा बलों के साथ वो दिवाली मनाएंगे, जो हर साल कहीं न कहीं गए हैं और अपना दिवाली मनाया है, सेलिब्रेशन किया है। अब आएंगे हम सीज फायर उल्लंघन के ऊपर। पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा
दीपावली के पूर्व संध्या यानी छोटी दिवाली के दिन उन्होंने उड़ी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच कई स्थानों पे उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया। नियंत्रण रेखा पर जो संघर्ष विराम समझौता उसका उल्लंघन किया और जिसके कारण 4 सुरक्षा कर्मी के साथ साथ 6 सिविलियन आम लोगों की मृत्यु, सब मिलाकर कुल 10 लोगों की मृत्यु हुई और काफी लोग हताहत भी हुए हैं। भारत की सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और रक्षा के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि वे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिक ने भारतीय सैनिक पर इधर की तरफ मोर्टार वगैरह दागे थे और हथियारों से गोलीबारी कर दी। तो भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके आध्यात्मिक ढांचों को नुकसान करते हुए उनके लोगों को भी हताहत किया है। लेकिन ये क्या कब तक चलेगा ये ऐसा चीज? तो यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये कब तक, आखिर कहीं ना कहीं तो लोग मर रहे हैं ना, तो ये मार काट कब तक चलेगा? इसके तो इस बात को पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ साथ फिर हम तीसरी बात पे आते हैं कि जो कोरोना वैक्सीन का जो टीका वैक्सीन है, फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि हम 90% टीके का उन्होंने दावा किया कि 90% टीके हमारा काफ़ी प्रभावी है और कोरोना वैक्सीन के जो टीके हैं अगले महीने भारत में लगभग 10 करोड़ के आसपास डोजेज खुराक जो है वो बन चुके हैं, जो अगले महीने भारत, ये सीरम इंस्टीट्यूट से जो भारत की कंपनी है उन्होंने बताया है कि एस्ट्रोजेन के साथ वो अपना एक करके कोविड-19 के 10,000 डोज यहाँ पे उपलब्ध कराए हैं और जिसके लिए लगभग 14,000 लोगों ने थर्ड ट्रायल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। जो सीरम इंस्टीट्यूट जो ये बना रही है लगभग 1 अरब डोज तैयार करने के लिए समझौता किया है एस्ट्राजेनिका के साथ और जो सीरम इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है उन्होंने गुरुवार को कहा कि शुरुआत में वैक्सीन भारत को दिए जाएंगे, जो अगले साल के शुरुआत में पूर्ण मंजूरी के बाद दक्षिण एशियाई देशों और कोवाक्स के साथ 50-50 के आधार पर वितरण होगा। कोवाक्स की ओर से करीब देशों के लिए कोरोना वैक्सीन खरीदी जा रही है। सीरम ने 5 वैक्सीन डेवलपर्स के साथ समझौता किया है। कंपनी पिछले 2 महीने में एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन के 4 करोड़ डोज तैयार कर चुकी है और नोवावाक्स के टीके का उत्पादन भी शुरू करने का लक्ष्य है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम आते हैं टेक्निकल जो शब्द हैं इकोनॉमी में, उस पर आरबीआई ने ये 2 जो नए शब्द जोड़ा है अपने नवंबर के बुलेटिन में, माने वो पहली बार माने जो एक इतिहास कि भारत में टेक्निकल रिसेशन आ गया है। उन्होंने बोला था कि भारत के इतिहास में पहली बार एक टेक्निकल रिसेशन आ गया है और टेक्निकल रिसेशन शब्द रिसेशन का मतलब ही आप समझते हैं मंदी, जो हम लोग आम लोग हैं। रिसेशन का मतलब ही होता है मंदी, पहला मंदी और दूसरा अर्थ। तो अर्थव्यवस्था को लेकर के जो मंदी जो आम शब्दों में हम जाते यही है। तो आरबीआई ने अपने शब्द टेक्निकल जोड़ा है, तो टेक्निकल रिसेशन आ गया है। इसका मतलब क्या है?
अगर ये आरबीआई का जो बुलेटिन जारी जनवरी 1947 में पहली बार उन्होंने इस टाइप का बुलेटिन जारी किया था, और बुलेटिन के पहले अंक की शुरुआत 1995 में बाधित हुई थी, लेकिन उसके बाद एज यूजुअल चलता रहा। अब जो उन्होंने नाउ कास्टिंग का जो शब्द है उसके बारे का कहाँ से ब्यूरो मिलता है, क्योंकि हम दो ही शब्द पे बात करने वाले थे आपको से, टेक्निकल रिसेशन, नाउ कास्टिंग। तो नाउ कास्टिंग का आप मोटा मोटी कि नाउ कास्टिंग का जो है ये एक हिस्से के रूप में, जब बुलेटिन सरकार अपना सालाना निकालती है उसके एक हिस्से के रूप में आरबीआई ने नाउ कास्टिंग यानी आर्थिक स्थिति की वर्तमान या भविष्य, निकट भविष्य के भविष्यवाणी शुरू कर दी है। तो पहले नाउ कास्टिंग भविष्यवाणी यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई अगस्त सितंबर में 8.6% तक गिर सकती है, 8.6% तक गिर सकती है, ये नाउ कास्टिंग। तो आरबीआई की डिक्शनरी नाउ कास्टिंग शब्द का उपयोग इसके लिए किया गया है, यानी फॉरकास्ट, भविष्यवाणी फॉरकास्ट होता है, वैसे ही नाउकास्ट यानी वर्तमान हालात का वो उन्होंने ब्यूरो है, वो नाउकास्ट, फॉरकास्ट माने भविष्यवाणी, नाउकास्ट माने वर्तमान हालात का उन्होंने ब्यूरो दिया है। ये नाउकास्टिंग जो है आपके भविष्य माने फॉरकास्ट का अनुमान इस नाउकास्टिंग से लगता है। जैसे कि वर्तमान में जीडीपी की गिरावट की आशंका थी, अप्रैल मई जून के दौरान सकल घरेलू उत्पाद लगभग 24% के आसपास गिर गया था, लेकिन दूसरी तिमाही काफी महत्वपूर्ण रही। ये भारत के इतिहास में पहली बार 2020-2021 के पहली तिमाही, पहली छमाही कहिए में इसको लोग टेक्निकल मंदी, क्योंकि जो कोविड के वजह से जो मार्केट बंद हो गया, हर चीज बंद हो गई, तो इसको हम तकनीकी, क्योंकि एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसको कोई अनुमान नहीं था, कोई पूर्वानुमान नहीं था, तो इसको आरबीआई ने टेक्निकल रिसेशन माने तकनीकी मंदी है, आर्टिफिशियल जो तकनीकी एक आर्टिफिशियल ही मंदी है एक तरह से उसको कहेंगे। तो एक मंदी से दूसरे मंदी के दूसरा अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में गुजरा है। तो पहला जो क्वार्टर था वो 23 यानी लगभग 24% का था, और दूसरा आते आते इतना तेजी से रिकवर हुआ है कि 8.6 के आसपास की गिरावट रही है। तो ये आपका भविष्य का फॉरकास्ट ये दे रहा है कि फ्यूचर में आप बहुत तेजी से रिकवर कर जाएंगे, और इस फिनेंशियल ईयर की क्लोजिंग आते आते हम एक उबर पाएंगे इस रिसेशन से, और हमारी अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति में उभर के आएगी। अब अंत में हम बिहार के चुनाव के बाद की स्थिति पे हम कहना चाहेंगे कि बिहार में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपा है, कैबिनेट भंग कर दी है, और पहली एनडीए की आज बैठक हुई है, और दूसरी बैठक रविवार को होगी एनडीए के सभी जो लीडर हैं, जीते हुए प्रत्याशी हैं उनसे। तो
इसमें बहुत सारे अटकलें ये सब लगाई जा रही है। अभी तक डेट फाइनल नहीं हुआ। कल के मैंने वीडियो में बताया था कि 16 संभावित है, लेकिन हमें नहीं लगता कि 16 संभावित हो पाएगा। हाँ, एक चीज और निकल के आई है कि आज सुबह से ही खबर चल रही है, कामेश्वर चौपाल जो भाजपा के नेता हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनकी उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा हो रही है और उस पर भी काफी अटकलें गर्म है कि उसके पीछे की राजनीति, क्योंकि बिहार में हर चीज के पीछे एक राजनीति ढूंढी जाती है और वास्तव में होती भी है। बिहार के पूरे देश में अगर राजनीति है तो आज ये नाम पहले कभी चर्चा में नहीं था। ये का नाम अचानक आया चर्चा में। इसका मुख्य कारण क्या लग रहा है कि जहां तक मेरी समझ है, अभी तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के जब नीतीश जी है तो नाम आता है किसका? सुशील कुमार मोदी का। और सुशील कुमार मोदी जो है एक अप्रासंगिक होते जा रहे हैं राजनीति में। अप्रासंगिक भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक फेस नहीं बन पा रहे हैं भाजपा का और भाजपा में नए नेताओं को उभार नहीं हो पा रहा है। तो हमें लगता कि केंद्र के दबाव में ये चीज हो रहा होगा। इस पे सुशील कुमार मोदी की राजनीति किधर जाती है, या अपने आप को बिहार से अलग हटाकर केंद्र पे केंद्रित करेंगे। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के जो दौर में है वो सबसे आगे है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो महागठबंधन का है, जो मुख्य रूप से मोदी जी है, वो उनको चुनाव से पहले भी बोले हैं, चुनाव के बाद भी बोले हैं कि हमारा सीट कितना भी हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही होंगे। और कामेश्वर चौपाल से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने पूछा कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी मुझे जो भी, पार्टी का उच्चतम नेतृत्व जो भी हमें जिम्मेवारी देगी, उनका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। तो उनके समर्थकों ने उनके मुख्यमंत्री बनने पर नारा भी लगाया उनके समर्थन में। और कामेश्वर चौपाल जी सुर्खियों में काफी रहे हैं और सबसे ज्यादा वो 1989 में अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था, उस समय वो सबसे ज्यादा उनका, तब से वो चर्चा में है और उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था और वो काफी चुनाव भी लड़े थे, विश्व हिंदी परिषद के सचिव भी रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए थे और 2002 में वो विधानसभा का पार्षद भी बने। बनाया गया था। फिर वे 2014 में भी विधान पार्षद रहे और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। अब वे 1991 में रामविलास पासवान के अगेंस्ट भी चुनाव लड़े थे, जो कि हार गए थे। फिर 2014 का लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन के खिलाफ सुपौल से चुनाव मैदान में उतारा गया था उनको, लेकिन उनको जीत नहीं मिली। और अभी जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट गठित हुआ है उसमें वो सदस्य भी हैं, उसमें शामिल है, सदस्य शामिल है। तो जो शिलान्यास कार्यक्रम की पहली ईंट उन्हीं के द्वारा भी रखी गई थी, ये भी एक ये है। और सभी धर्म गुरुओं के साथ उनका काफी ज्यादा ये नजदीकी है, ये भी एक उनका मुख्य कारण है। तो भाजपा को एक ऐसा फेस चाहिए था जो कि एक्सेप्ट हो हर किसी को। तो उसमें वो चेहरा कामेश्वर चौपाल का दिखता है, जो कि पिछले वर्ग से भी है और रामविलास के बाद कोई ऐसा चेहरा उभर के अभी तक नहीं आया है। रामविलास जी के बाद चिराग पासवान अभी अपनी पहचान बनाने में कितना सफल होते हैं तो वो तो भविष्य बताएगा। वो रामविलास जी के विरासत को कितने ढंग से संभाल पाते हैं वो आगे के भविष्य बताएगा।
लेकिन भाजपा को हर वर्ग में अपनी पैठ बनानी है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कुछ एक वर्ग पे अपनी नहीं, सबको, लेकिन भाजपा का प्रयास यही रहता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये शुरू से, चाहे मैं देखा हूँ चाहे समझ रहा हूँ, शुरू से ही वो हर वर्ग को लेकर चलने की बात होती है। जबकि कुछ पार्टी हैं जो कि एक वर्ग के तुष्टिकरण की बात करती है, उसको खुश रखो, जब मैंने हर किसी को खुश रखने की, जबकि खुश हम किसी को नहीं रख पाएंगे। एक को खुश रखेंगे दूसरा नाराज होगा। तो और जिसकी वोटों की संख्या ज्यादा है उनको हम ये करेंगे। तो लालू के राज में क्या था, मुख्य कारण यही था उनके राज्य में अव्यवस्था का मुख्य कारण, क्योंकि उस वर्ग को खुश रखने, जिस वर्ग जो उनका वोट बैंक था एक बड़ा, उसको खुश रखने के लिए उन्होंने कुछ छूटें दी, जिसका परिणाम नती हुआ कि वो जंगल राज में तब्दील हो गई। आज आरा में का ही एक उदाहरण ले ले, आरा भोजपुर एरिया, जहाँ से 7 विधायकों में से 5 विधायक महागठबंधन के ही हैं, और आरा में जिस जनता ने उनको वोट किया था उसी जनता को उनके गुंडों, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा जा रहा है। तो अभी सरकार उनकी नहीं बनी तो ये स्थिति है, और सरकार बनती तो क्या करते, ये सोच के हम लोग, वो 18 महीने के कार्यकाल में हमें डोरीगंज के पास एक कोई घटना घटी थी। तो वहाँ कुछ वर्ग, कुछ समुदाय द्वारा जिस तरह से एसएसपी और डीएम के ऊपर लाठियां भांजी गई, तो वो एक अपने आप में गवा देती है। 18 महीने काल में बता दिया कि, और यही कारण था कि नीतीश जी वहां से जितना जल्दी वो भागे और भाजपा को एक्सेप्ट किया, उससे बेहतर तो भाजपा ही है। मैं इन सारी बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।